लगातार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं, उनकी एसआईपी का नंबर कहीं न कहीं बढ़ता ही जा रहा है। अगर अगस्त महीने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा जो नंबर था एसआईपीज़ का वो कम होता हुआ हमें दिखा था और टोटल अमाउंट में भी हमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिली थी। लेकिन इस समय पर जैसा कि आप बता रहे हैं एफआईज़ की जो एक तरीके से कह सकते हैं नाराज़गी भी है और हमारे डोमेस्टिक व्यूज़ कहीं न कहीं सरकार उन पर काम कर रही है, वो बेहतर होते हुए दिखते हैं हमें कि या तो आप जीएसटी कट की बात कर सकते हैं या फिर इनकम टैक्स में जिस तरीके की छूट दी गई। लगातार बातचीत ये भी हो रही थी कि कहीं न कहीं कंज़म्पशन को बढ़ाने की बात थी, तो वो सब भी जितने फैक्टर्स थे, कहीं न कहीं उनका ध्यान सरकार दे रही है और उन पर काम भी किया गया। लेकिन एफआईज़ की जो कंसर्न है कि उनके पास पूरा ग्लोबल मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, कभी हम इंडिया वर्सेस चाइना पर भी थे, लेकिन अब वो सारी बातें कहीं न कहीं एक तरीके से बंद होती हुई दिख रही है। तो क्या एफआईज़ की वापसी हम तभी मान सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक न्यूज़ भी एक तरफ अच्छी हैं और साथ ही साथ जो टैरिफ का है और जितने भी ग्लोबल टेंशन चल रही है, वो सारी चीज़ें जब एक टाइम पर पैरेलली सही होती दिखेंगी तभी जाकर के एफआईज़ की वापसी हो सकती है यहाँ पर। नहीं, बड़े तौर पर जो कह रहे हैं आप सही बात है कि एब्सोल्युटली क्या है ना, देखिए 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए, एक है कि जब वो इंडिया में निवेश करते हैं, वो मन रखते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। एक खाली अपनी जो हम जीडीपी ग्रोथ पे ऊपर फ़ोकस करते हैं, उनका इसके अलावा 3 और चीज़ होते हैं। एक होती है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट का संबंध रियल जीडीपी से नहीं, नॉमिनल जी मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, अभी 2 मिनट में बताता हूँ। एक वो, दूसरी होती है हमारी करेंसी की मूवमेंट, क्योंकि जो पैसा लगाते हैं हमारे मार्केट में, अगर करेंसी वो एक 2 से 2.5% का एक डिप्रिसिएशन इन द करेंसी मान के चलते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस का 10 साल का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस देखें, वो 2.5% है। तो उस हिसाब से इंडियन करेंसी को डिप्रिशिएट करना ये मानते हैं। उससे ज़्यादा डिप्रेशन होगी तो उनको नुकसान हो सकता है, वो दूसरी बात है। तीसरी बात, उनके हाथ में क्या होता है कि उनके पास, देखिए, अभी ज़्यादातर मैं कहूँगा कि करीबन 40 टू 50% एफआईआईज़ की जो पैसा यहाँ पर आता है, वो पैसिव फंड के ज़रिए आता है। और जब पैसिव फंड्स में आते हैं ना, तो इट इज़ नॉट कि फंड मैनेजर का कोई आउटलुक उसमें है। मगर जब रिटेल निवेशक वहाँ से पैसिव फंड से पैसा निकालते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली उनको सेलिंग करना पड़ता है, क्योंकि पैसिव में कोई नहीं है। और इंडिया का जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, उसमें करीबन 17% का हमारा हिस्सा है। एक एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, 16.9% इंडिया का शेयर है। तो क्या हो रहा है कि रिटेल निवेशक या एचएनआई निवेशक जो इन पैसिव फंड्स में निवेश करते हैं, वो रिडीम कर रहे हैं अपना पैसा। खाली इंडिया से नहीं कर रहे हैं, समझिए कि इमर्जिंग मार्केट फंड से उन्होंने रिडीम कर दिया, तो नेचुरली वो 17% इंडिया का भी बाहर जाना है। सेकंड, इंडिया डेडिकेटेड फंड्स भी होते हैं जहाँ पे निकल, तो उनके कंट्रोल में उतना नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं। तो ये 3 चीज़ को अगर हाथ में लेके जाएँ, तो पहली चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि ये जो उनकी आउटलुक ऑफ ग्रोथ है ना, अभी जीएसटी कट का आप उठाइए। अब जीएसटी कट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कंजम्पशन की बढ़त। मगर स्टॉक मार्केट के लिए जीडीपी ग्रोथ उतना मायने नहीं रखता, जितना कि ईपीएस ग्रोथ। और ईपीएस ग्रोथ के लिए क्या हो रहा है, ऑलरेडी देख रहे हैं कि सितंबर 22 से वो लागू होने वाली है जीएसटी, और महिंद्रा ने कह दिया कि हम आज से प्राइस कटवाएंगे। राइट? तो नेचुरली वो सी कर रहे हैं कि लोग अपना परचेस को डिले ना करें, बट फिर भी काउंटर्स में डिले हो रहा है, तो ये क्वार्टर की अर्निंग्स में डेफिनेटली आपको एक सॉफ्टनेस दिखेगी, क्योंकि लोग सब 22 सितंबर के बाद ही खरीदारी करेंगे, नंबर वन। नंबर टू बात है कि क्योंकि सभी ऑटो लीजिए, कंज्यूमर लीजिए, सब उन्होंने डीलर के लेवल पे फेस्टिवल सीजन का डिमांड एंटिसिपेट करके स्टॉक बढ़ा दिया है। तो हर डीलर के पास रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गाड़ियाँ, ये सब भरपूर बैठी है। अब जो फेस्टिवल सीजन अक्टूबर 20 से दिवाली की शुरू होती है, फिर क्रिसमस की आती है, तो क्या उधर मारा-मारी होगी? डिस्काउंट वॉर। तो ओवर एंड अबव जीएसटी कट, इन कंपनियों को शायद अपना प्राइसेस भी और कट करना होगा टू गेट द कस्टमर टू बाय, एक दूसरे की कंपटीशन में। तो क्या है, मैं मेरा मानना है कि टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होगी, मगर ईपीएस ग्रोथ में शायद आपको कुछ दबाव दिखेगा। वो आपको जनवरी 10 की जो अर्निंग सीजन है, तभी आपको पता चलेगा। तो क्या कह रहा हूं मैं कि जीएसटी कट एक इकोनॉमी के लिए अच्छी है, एक कंजम्पशन टॉप लाइन के लिए अच्छी है, मगर बॉटम लाइन का हर कंपनी किस तरह से ये जीएसटी कट को पास ऑन करती है, उसके ऊपर क्या कटौती करती है, वो देखने की जरूरत है। तो इसलिए मेरा अर्निंग्स की आउटलुक एफआईएस के मन में उनको वेट एंड वॉच की स्थिति में है, नंबर वन। नंबर टू बात है कि देखिए, पिछले क्वार्टर की जीडीपी 7.8% थी, बहुत बढ़िया। मगर पिछले क्वार्टर की अर्निंग सीजन उतनी अच्छी नहीं थी।
तो ये डिफरेंस सोच रहे होगे क्या हो रहा है, जीडी इकोनॉमी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट क्यों नहीं? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ खाली 8.8 में आई थी। तो एक्चुअली देखिए तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में कटौती हुई है, 10% था लास्ट ईयर, अभी 8.8 में गिरा है। तो कंपनियों की अर्निंग्स नॉमिनल जीडीपी, तो ये नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन और एक ड्रॉप इन इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है। फिर आरबीआई रेट कट के लिए अच्छी है, तो मार्केट यही इच्छा रखती है। मगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि खाली 9% नॉमिनल जीडीपी, तो उनकी अर्निंग्स भी उसी हिसाब से आई थी, हाई सिंगल डिजिट ही आई थी ना। तो नेचुरली फिर ये अर्निंग्स वो जस्टिफाई नहीं करते हमारे 22 पी को, निफ्टी का ही 22 है पी, तो 9% अर्निंग्स ग्रोथ के थोड़ी जस्टिफाई होता है। तो वो भी देख रहे हैं एफआईएस की भैया कब कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रिवाइवल होगी। अब नियर टर्म में वो नहीं दिख रही है। और तीसरी बात आते हैं जो मैंने कहा कि हमें जो करेंसी की प्रॉब्लम, अब टैरिफ में कुछ सुझाव आया तो बात ठीक है, नहीं तो करेंसी को डेलिबरेटली डिप्रिशिएट करना एक अस्त्र है जो हमारे हाथ में है, जो शायद हम इस्तेमाल करेंगे अगर टैरिफ की कटौती नहीं हुई। तो अगर वो करेंगे तो डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा, तो एफआईएस देखेंगे नुकसान। तो ये भी उनके मन में है कि भैया क्या इंडिया एक रुपी डिप्रिसिएशन को भी एक नोट टूल की तरह इस्तेमाल करने वाली है टैरिफ से लड़ने के लिए। तो वो एक बात है। तो अगेन उनमें अनसर्टेनिटी है, इसलिए टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि करेंसी की डिप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर टैरिफ में सोल्यूशन आ गया। और फाइनल चीज ये मानता हूं कि रिटेल निवेशक जो अपने पैसिव फंड से पैसा निकल रहे हैं, वहां पे बदलाव कब आ सकता है? अगर फेड में रेट कट हो जाए। अब आपको बैठक है परसों, तो फेड का जो रेट कट होता है उससे अगर एक अभी आज उम्मीद है 85-90% लोग बोल रहे हैं कि 25 बेसिस का रेट पॉइंट अब अनाउंस करेंगे। मगर अगर सरप्राइज हो गया और 50 बेसिस उन्होंने अनाउंस कर दिया, प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, हो गया तो क्या हो गया कि एक भयंकर रिस्क ऑन हो सकता है यूएस मार्केट्स की जो इन्वेस्टर्स है, और वो इमर्जिंग मार्केट की ओर अपना पैसा ज्यादा दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो 17% जो हमारा शेयर है, उतना तो एक पैसिव फंड के जरिए इंडिया में बाइंग आ सकती है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें अगले 3-4 महीने के लिए स्टडी करना है, ट्रैक करना है कि क्या हो रहा है। उस हिसाब से मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीने के लिए ये कंसोलिडेशन फेज ही रहेगा। मगर सरप्राइजेस आ सकती है, जैसे फेड रेट कट से सरप्राइज आ सकती है अगर एक तोड़-फोड़ की फेस्टिवल सीजन हो गई और कंपनी ने भी बता दिया कि हमें ज़्यादा प्राइस कट नहीं करना पड़ा, सेल्स अचीव कर। अगर ऐसी खबरें आती है, तो एफएस की वापसी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो एक वेट एंड वॉच स्थिति है। अगर कुछ बदलाव नहीं आता है, ट्रेड टॉक्स भी ऐसे ही चलते हैं, तो कंसोलिडेशन ही चलेगा। अगर कहीं से भी पॉजिटिव खबरें आती है, तो मार्केट नई है इसकी ओर पहुंच जा सकती है। बिल्कुल। यानी सुनिए सर, अभी आने वाले समय में हमारे पास फेस्टिव सीजन भी है, फेड के रेट कट्स भी हैं, तो ये कई सारे और भी नए फैक्टर जो हैं वो ऐड ऑन हो चुके हैं, जो आने वाले समय में ये डिसाइड करेंगे कि क्या मार्केट अब दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती है या फिर अभी भी कंसोलिडेशन का जो पीरियड है, जैसा कि सुनील सर ने बताया कि 2 से 3 महीने कंसोलिडेट कर सकता है, क्या वो अभी भी आने वाले टाइम में जो है कंटिन्यू रह सकता है।